नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीज स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण सेशन की, और हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे हैं। आज मैं टेस्ट भी कराने वाला हूं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, और क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को कराऊंगा। जो मगध साम्राज्य हमने पढ़ा है उसमें हम लोग लगभग, मैं यहाँ पर आप लोगों को लगभग 15 क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। पहले हम मौर्य साम्राज्य कंप्लीट कर लेते हैं, ये हमारा चल रहा था। तो हमारा जो हिस्ट्री चल रही है, हिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य। हम यहाँ पर मौर्य वंश पढ़ रहे हैं। कौन सा वंश पढ़ रहे हैं भैया? मौर्य। मौर्य वंश हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मौर्य डायनेस्टी पढ़ रहे हैं। और मौर्य डायनेस्टी में भी हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था भैया। क्या पढ़ा था जी हम लोगों ने यहाँ पर? तो आप कहेंगे सर हमने यहाँ पर मौर्य डायनेस्टी में अशोक हमारा चल रहा था। क्या चल रहा था जी? अशोक चल रहा था डायनेस्टी। चलिए, तो इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। और हम लोग बात कर रहे थे अशोक के शिलालेखों की। ये हमने कल पढ़ लिया था, मैं फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैं एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूँ कि अशोक का कौन सा शिलालेख था जिसमें अशोक ने पशु हत्या पर रोक लगाई थी। पशु हत्या पर रोक लगाई थी, पशु बलि पर रोक लगाई थी। तो वो पहला पहला शिलालेख था जिसमें पशु हत्या पर रोक लगाई गई थी। पशु हत्या पर, अहिंसा पर, युद्ध पर, प्रजा को अपना पुत्र बताया गया था, ये पहले ही शिलालेख में बता दिया था। दूसरा शिलालेख था जिसमें पशु चिकित्सा, एनिमल मेडिसिन्स की बात हुई थी, जिसमें दक्षिण राज्यों की बात हुई थी। दक्षिण राज्यों की अगर मैं बात करता हूं तो चोल, चेल, पांड्य और सत्य पुत्र की बात हुई थी। कि सर दक्षिण वंशों की चर्चा अशोक के कौन से शिलालेख में की गई थी? आप कहेंगे कि भैया यह चर्चा 2 में की गई थी, शिलालेख 2 में। और एक चीज और मैं बता दूं कि 4 जून से, सॉरी मंडे से ही इस क्लास का टाइम सुबह 9 बजे हो जाएगा। मंडे से आपकी क्लास 9 बजे शिफ्ट हो जाएगी, और 12 बजे आपका यूट्यूब पर जीएस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। मान लीजिए मैं कितना आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, कितनी आपकी तैयारी है, तो मंडे से आपका एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है अविनाश जी, ये तो मैंने कल बताया था, मैं केवल यहां पर रिवीजन करा रहा हूं। ये तो मैं रिवीजन ही करा रहा हूं, ये तो कल मैंने बताया था। ठीक है कि सर जो अधिकारी थे, जैसे रज्जुक था, युक्तक था, प्रदेशक था, जिन्हें प्रत्येक 5वें वर्ष साम्राज्य के भ्रमण करने के आदेश थे, इनका वर्णन अशोक के कौन से शिलालेख में था? तो तीसरे शिलालेख में था। किस में था? तीसरे शिलालेख में था। सर अशोक ने युद्ध करने की नीति, भेरी घोष का त्याग किया, और धम घोष की नीति, शांति की नीति अपना ली थी। इसका वर्णन कौन से शिलालेख में किया गया है? आप कहेंगे कि इसका वर्णन भैया कौन से शिलालेख में किया गया है? तो चौथे शिलालेख में किया गया है। बात आती है कि भैया धम्म महामात्र यानी कि धर्म प्रचारकों का जो वर्णन है वो कौन से शिलालेख में है? तो वो 5वें शिलालेख में है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिए थे, इनको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था कल। जिसने ना लिखे हो वो प्लीज लिख लेना, क्योंकि ये मैंने आपको कल कराए थे, ये मैंने आपको कल कराए थे। यहां से हमें आज करना है, यहां से हमें आज करना है। बात होगी भैया छठा शिलालेख किससे संबंधित है? छठा शिलालेख जिसमें आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण मतलब यदि जन कल्याण की बात हो, जन कल्याण की बात हो तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। तो आप कहेंगे भैया यदि कोई ऐसा टॉपिक है, यदि ऐसा कोई महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर राजा को जरूर अवगत कराना चाहिए, राजा को सूचना देना चाहिए, तो इसका वर्णन छठे शिलालेख में किया गया है। अशोक ने कहा यदि जनहित से संबंधित कोई भी मामला है तो उसे अशोक के पास किसी भी समय लाया जा सकता है। ऐसा वर्णन अशोक के छठे शिलालेख में किया गया। किसमें? छठा शिलालेख कहता है कि यदि साम्राज्य में कोई ऐसा काम किया जाए जिससे
प्रजा का हित हो, जिससे जनहित हो, तो वह मामला राजा के दरबार में कभी भी लाया जा सकता है, राजा के पास कभी भी लाया जा सकता है। मॉर्निंग में सुबह 9 बजे हुआ करेगी मंडे से, ठीक है, मॉर्निंग में 9 AM। मॉर्निंग भैया सुबह ही होती है, सुबह को मॉर्निंग बोलते हैं, ठीक है। बात होती है, चलिए बात आती है धार्मिक नीतियों की। तो भैया धार्मिक समन्वय कौन से शिलालेख में है? 7वें शिलालेख में है, जिसमें 259 BC में बोध गया की यात्रा पर 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष, अशोक शासन के 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष, शासन के 10वें वर्ष अशोक बौद्ध गया की यात्रा पर जाता है। कि भैया 7वां शिलालेख क्या कहता है? 7वें शिलालेख में यह वर्णन है कि अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की थी। किसकी यात्रा की थी? बौद्ध गया की यात्रा की थी। नेक्स्ट है 8वां धम्म यात्रा के बारे में है कि 249 BC में अशोक लुम्बिनी की यात्रा पर जाता है। तो आप कहेंगे सर अशोक ने क्या किया था? अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की। किसकी? लुम्बिनी की यात्रा की और भैया लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया। क्या कर दिया? कर मुक्त कर दिया। आप कहेंगे सर कर मुक्त कर दिया। कर मुक्त का मतलब है टैक्स फ्री कर दिया। क्या कर दिया? टैक्स फ्री कर दिया। लुम्बिनी को टैक्स फ्री किस वर्ष किया गया था? तो अशोक के शासन काल के 20वें वर्ष अशोक लुम्बिनी जाता है। लुम्बिनी जहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, और इस यात्रा के दौरान अशोक घोषणा करता है कि लुम्बिनी वासियों को अब टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। कलिंग युद्ध का वर्णन 13वें शिलालेख में है। जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं, आप ये मत सोचना कि 8वें से डायरेक्ट 13वें पे कैसे आ गए। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे। सचिन जी प्लीज बताएं। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल माय डियर। तो हम कहेंगे सर कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में है? जो कि 261 BC में होता है। 261 BC में कलिंग युद्ध हुआ था, जिसमें भैया 13वें शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? तो किसमें किया गया है? 13वें शिलालेख में। 14वां शिलालेख सद्भावना, गुडविल, यानी कि सबको मिलजुल कर रहना है। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीजें लिख लीजिए। लिख लिए यहां पर आप लोगों ने। हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली कि भैया गुडविल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि सद्भावना कौन से शिलालेख में है? 14वें शिलालेख में। कि भैया जनता के हित का मामला यदि कोई है तो राजा को किसी भी समय अवगत कराया जा सकता है। ऐसा कौन सा शिलालेख कहता है? 6ठा शिलालेख कहता है। 7वें शिलालेख में लिखा है कि भैया अशोक अपनी शासन के 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा पर गया। 8वें शिलालेख जिसे धम्म यात्रा के बारे में वर्णन है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया। चलिए बात होगी 14वां जो सद्भावना से संबंधित है, और 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है। ये सबसे बड़ा शिलालेख है। क्या है जी? सबसे बड़ा शिलालेख है। चलिए क्या है जी? सबसे बड़ा शिलालेख है। यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब बात होगी सर ये तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। चलिए यहां तक नोट कर लिया हो तो थम जरूर कर देना। 7वें में लिखा है धार्मिक समन्वय, सबको मिलजुल कर रहना है, धार्मिक समन्वय बनाना है। और इसी में लिखा है कि बौद्ध गया की यात्रा 259 BC में, यानी कि अपने शासन के 10वें वर्ष अशोक ने बौद्ध गया की यात्रा की थी। चलिए लिख लीजिए जल्दी से, लिख लीजिएगा इसको जल्दी से। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। हम आगे बात करते हैं।
हम आगे बात करते हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं जी। कौन कौन से स्तंभ लेख हो जाएंगे? आप कहेंगे सर अशोक के 7 स्तंभ लेख हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन से 7 स्तंभ लेख हैं? तो आप लोग मुझे बताइएगा जल्दी जल्दी से कि अशोक के जो 7 स्तंभ लेख हैं वो कौन कौन से हैं। वो कौन कौन से 7 स्तंभ लेख हैं? जैसे कि दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा, मेरठ टोपरा, कौशाम्बी, लोहरिया, नंदनगढ़, लोहरिया, अरारोज और रामपुरवा या रामपुरा, रामपुरवा एक ही नाम है। अशोक स्तंभ लेख, ये 7 हैं जो अशोक के स्तंभ लेख हैं। मैंने स्टार्टिंग में बताया था अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 थी। अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 थी। अशोक के गुहा लेख की संख्या 3 थी। कितनी थी जी? 3 थी। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। आगे हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने। हमने पढ़ा कि अशोक के कौन कौन से स्तंभ लेख को दिल्ली लाया गया था। तो टोपरा, मेरठ स्तंभ लेख को दिल्ली लाया था। कौन? इनको दिल्ली में कौन लेकर आया था? फिरोज शाह द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह द्वारा। आप कहेंगे सर फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया। शाह द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया? दिल्ली में स्थापित किया गया। कहां पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में स्थापित किया गया, किया गया। चलिए यहां पर आप लोग लिख लेंगे कहां पर स्थापित किया गया है? दिल्ली में स्थापित किया गया है। ठीक है जी। चलिए, तो आप कहेंगे किसके द्वारा इनको दिल्ली लाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया जाता है। कि भैया कौन कौन से? दिल्ली टोपरा है, मेरठ टोपरा है, कौशाम्बी है, लोहरियागढ़ है, लोहरिया नंदनगढ़ है, लोहरिया अरारोज है, रामपुरा या रामपुरवा है और अशोक स्तंभ लेख है। इनको भैया किसके हैं ये 7 स्तंभ लेख? तो आप कहेंगे सर ये 7 स्तंभ लेख किसके हो जाएंगे? अशोक के। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत बढ़िया जी, इनको नोट डाउन कर लीजिए। बिल्कुल जयदीप जी, मैं लेकर आया हूं, मैं लेकर आया हूं भैया, मैं लेकर आया हूं टेस्ट, बस अभी कराने वाला हूं। चलिए अशोक के अधिकारियों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि सर जो सीता अध्यक्ष था, सीता अध्यक्ष किसे कहते थे? जो राजकीय भूमि से प्राप्त आय है उसे सीता कहा जाता था और आय को प्राप्त करने वाला अधिकारी सीता अध्यक्ष कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में और अशोक के शासन काल में जो राजकीय भूमि से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उसे सीता कहते थे, सीता कहते थे। और इस कलेक्ट करने वाले ऑफिसर को सीता अध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सीता अध्यक्ष कहा जाता था। तो आप कहेंगे ऑफिसर ऑफ द इनकम, आय प्राप्त होती थी उसे सीता कहा जाता था। ठीक है, और उसको भैया क्या कहते थे? जो ऑफिसर ऑफ द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट लैंड उसे कहते थे सीता अध्यक्ष। राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? समाहर्ता, जिसे कलेक्टर कहते हैं। राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? समाकर्ता, समाहर्ता। समाहर्ता कौन था? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। कौन? राजस्व विभाग का अध्यक्ष। सन्निधाता कौन था? कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष जिसे एसोसिएट कहते थे कि भैया कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष भैया आप कहेंगे कौन होता था? सन्निधाता होता था। फौजदारी मामलों का अध्यक्ष कौन होता था? प्रदेष्टा होता था। प्रदेष्टा किसका अध्यक्ष है? फौजदारी का। धर्मस्य व्यवहारी कौन होते थे? दीवानी विभाग, दीवानी यानी कि सिविल मामलों से संबंधित, फौजदारी मतलब क्रिमिनल मामलों से संबंधित विभाग का अध्यक्ष प्रदेष्टा होता था। और भैया दीवानी सिविल मामलों का अध्यक्ष होता था धर्मस्य। धर्मस्य किस विभाग का अध्यक्ष था? दीवानी विभाग का अध्यक्ष था। धर्मस्य किस विभाग का अध्यक्ष था? दीवानी विभाग का। फौजदारी विभाग यानी कि क्रिमिनल डिवीजन का अध्यक्ष कौन होता था? प्रदेष्टा होता था। कौन? प्रदेष्टा।
कोषाध्यक्ष कौन होता था? सन्निधाता। कौन? सन्निधाता। राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? समाहर्ता। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को क्या कहते थे? सीता। और इस आय को कलेक्ट करने वाला कौन कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था? सीता अध्यक्ष कहलाता था। ठीक है जी, चलिए अभी मैं इसको रिवीजन कराऊंगा, लिखकर भी बताऊंगा कि कैसे इसका नाम होगा। कि सीता अध्यक्ष कौन होता था? जो राजकीय भूमि से इनकम कलेक्ट करता था उसे सीता अध्यक्ष कहते थे। राजकीय भूमि से जो इनकम आती थी उसे सीता कहते थे। ठीक है। राजस्व विभाग का अध्यक्ष कहलाता था समाहर्ता। कौन कहलाता था? समाहर्ता। तो राजस्व विभाग का अध्यक्ष, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हेड कौन कहलाता था? समाहर्ता। कोषाध्यक्ष किसे कहते थे? सन्निधाता को कहते थे। फौजदारी मामला क्या होता था? प्रदिष्टता। फौजदारी मामले किसके कंट्रोल में आते थे? प्रदिष्टता के कंट्रोल में आते थे। चलिए लिख रहे हैं आप लोग। दीवानी मामलों का अध्यक्ष कौन होता था? कौन होता था? धर्मस्य व्यवहारी। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से, फिर हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी कौन होता था? आप कहेंगे सर सीता अध्यक्ष होता था। कौन होता था जी? सीता अध्यक्ष होता था। आप कहेंगे कौन होता था? आप कहेंगे सीता अध्यक्ष होता था। कि राजस्व विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? समाहर्ता। कौन होता था जी? समाहर्ता। आप कहेंगे कौन होता था? समाहर्ता। कौन होगा? समाहर्ता। कोषाध्यक्ष की अगर बात होगी कि कोषा अध्यक्ष कौन होता था? सन्निधाता। कौन होता था भैया? आप कहेंगे सन्निधाता। ऐसे करके लिख लेंगे सन्निधाता। कौन भैया? सन्निधाता। फौजदारी विभाग का अध्यक्ष किसे कहते थे? फौजदारी विभाग का अध्यक्ष कहते थे प्रदेष्टता को। किसको? प्रदेष्टता। आप कहेंगे सर किसे कहते थे? तो आप कहेंगे सर प्रदेष्टा। कौन? प्रदेष्टा। चलिए ऐसे करके आप लोग लिख लीजिए। आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं दीवानी विभाग का अध्यक्ष किसे कहते थे? दीवानी विभाग का अध्यक्ष किसे कहते थे? धर्मस्य को कहते थे। किसे? धर्मस्य, या इसे व्यवहारी भी कहा जाता था। व्यवहारी भी कहा जाता था। तो आप कहेंगे सर व्यवहारी भी इसको कहा जाता था। आप कहेंगे दीवानी विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? धर्मस्य या व्यवहारी। फौजदारी विभाग का अध्यक्ष होता था प्रतिष्ठा। कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहते थे। राजस्व विभाग का अध्यक्ष समाहर्ता होता था। राजकीय भूमि से प्राप्त आय जिसे सीता कहते थे, इसका अधिकारी कौन होता था? सीता अध्यक्ष होता था। क्या होता था जी? सीता अध्यक्ष होता था। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। बताएं जल्दी जल्दी से, बताएं भैया। मैंने कमलेश जी कल भी मैंने कहा था कि 3 दिन आप इसको पढ़ने में लगाइए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जरूर समझेंगे। लेकिन अगर आप केवल मैसेज लिखते रहेंगे तो ना तो समझ में आएगा, ना पढ़ पाएंगे, आपका टाइम ही खराब होगा। आपका केवल टाइम ही खराब होगा। आई होप यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। चलिए बता दीजिए जल्दी जल्दी से। प्रैक्टिस सेट में लेकर आ रहा हूं ताकि आपका रिवीजन होता रहे, कि जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको उतना आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। 4 जून से 12 बजे आपका यूट्यूब पर, रोजगार वेद अंकित यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलेगा जीएस का, जिसमें मैं ही आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मंडे से, 3 जून से मंडे से आपका भैया ये क्लास शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि थ्योरी की क्लास एप्लीकेशन पर चलेगी सुबह 9 बजे मंडे से 3 जून से। 4 जून ट्यूसडे से आपकी ये क्लास भी आपकी मंडे से रहेगी, और ट्यूसडे से 12 बजे प्रैक्टिस सेट रहेगा। ठीक है, जिसमें प्रीवियस ईयर होंगे, जिसमें आपको जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है वो भी आपकी हो जाएगी। यहाँ तक आपने लिख लिया? यहाँ तक आपने लिख लिया? ठीक है, चलिए
आगे इसको आप लोग लिख लें क्योंकि अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। बस उन्हीं को नहीं समझ में आएगा, कड़वा सच बता रहा हूँ, जो केवल चाह रहे हैं कमेंट लिखना। तो कमेंट लिखने वालों को समझ नहीं आएगा क्योंकि वो टाइप करने में रहते हैं, वो समझने में नहीं रहते। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब आप लोग भैया टेस्ट लगाइए। अब आप लोग टेस्ट लगाइए। लिखा है प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। कि भाई टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी थी। हमने पढ़ा था कि अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का जिक्र किया था, जबकि अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का जिक्र है। मैंने आपको ये भी बताया था कि अंगुत्तर निकाय एवं भगवती सूत्र में मैंने कितने बताए थे, तो इसमें 16 महाजनपदों का जिक्र है। 16 महाजनपदों का जिक्र है, 16 महाजनपदों का वर्णन है। ये भी मैंने आपको बताया था वर्णन। और मैंने ये भी कहा था कि मैंने कहा था जी अष्टाध्यायी जो पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, इसमें 22 महाजनपद बताए थे। 22 महाजनपद मैंने आपको बताए थे। कितने जनपद बताए थे? 22 महाजनपद। यदि आप इसका 15 में से 12 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो ये मानकर चलना कि आपको समझ में आ गया है। अब बताओ, इसमें भी 14 आंसर दे रहे हैं, तो जो 14 आंसर दे रहे हैं ये वही बच्चे होंगे जो बिल्कुल भी फोकस नहीं करते हैं क्लास में, जो केवल कमेंटबाजी टाइप करने में लगे रहते हैं, उनको ही ये आंसर नहीं आता होगा। मैंने बताया था ना कि 16 महाजनपदों का जिक्र था, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। चलिए, हर्यक वंश से मगध के पहले शासक कौन थे? मैंने आपको बताया था कि प्राचीन मगध भी मैंने आपको समझाया था, प्राचीन मगध भी मैंने आपको बताया था, और मैंने मगध भी बताया था। मैंने प्राचीन मगध में बताया था कि प्राचीन मगध में बृहद्रथ थे। कौन थे भैया? बृहद्रथ थे, जिन्होंने बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। किसकी? बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी। बृहद्रथ वंश की स्थापना की थी की स्थापना इन्होंने की थी। और जबकि मैंने इसमें बताया था कि यहाँ पर बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार जिन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी। किसकी? हर्यक वंश की स्थापना की थी। तो आप लोग पढ़ गए होंगे कि यहाँ पर बिंबिसार इसका सही आंसर होगा। बिंबिसार का बेटा था अजातशत्रु। क्लियर है यहाँ तक सब लोग? प्लीज मुझे लास्ट में जरूर बताना कि आपका किसका कितना स्कोर रहा है। इसमें भी प्रसेंजित बता रहा है एक बच्चा। बताओ तो फिर मैं कैसे मानूं कि आप सीरियस हो पढ़ाई के प्रति। ये तो बड़े कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को रटवाए हैं, याद करवाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट, धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपको याद होगा कि 322 बीसी में धनानंद की हत्या कर दी थी। किसकी? धनानंद की हत्या किसने की थी? आप कहेंगे सर हत्या किसने की थी? हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्या इसका आंसर नहीं दे पाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, धनानंद कौन था? ये नंद वंश का अंतिम शासक था। नंद वंश का अंतिम शासक, वंश का लास्ट रूलर था। ठीक है जी। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक था। ये तो हमने पढ़ा है, मौर्य वंश का संस्थापक था। अच्छा, ऐसे पूछ ले कि मौर्य वंश का लास्ट रूलर कौन होगा? अंतिम शासक कौन होगा? तो आप कहेंगे बृहद्रथ। कौन? बृहद्रथ। ये बृहद्रथ वो नहीं है जो बृहद्रथ वंश का था, ये बृहद्रथ दूसरा है जो मौर्य वंश का था। ठीक है, तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त। चलिए आगे बात करते हैं। सिकंदर ने हाइडे स्पीच के युद्ध में को हराया था। हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? आप कहेंगे सर हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ 326 बीसी में, जिसमें सिकंदर ने किसको हराया था? तो आप कहेंगे सर सिकंदर के द्वारा किसको पराजित किया? सिकंदर ने पोरस को हराया था। किसे? पोरस या राजा पुरु या पोरस को हराया था।
ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर पोरस को हराया था। अब इस युद्ध को नाम क्या दिया गया? इसे दिया गया हाइडेस्पीस। याद है आप लोगों को या भूल गए? बताइए, याद है या भूल गए आप? हाइडेस्पीस झेलम, इसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहते हैं, झेलम का युद्ध कहते हैं, या बितस्ता का युद्ध कहते हैं? किसका? बितस्ता का युद्ध कहा जाता है। क्या इतनी चीजें आप लोग नहीं लिख पाए होंगे? लिख लिए होंगे। बताओ, सभी के 99.9% लोग सही दे रहे हैं। एक आध बच्चा है जो गलत आंसर दे रहा है, और ये मानकर चलो ये वही बच्चा है जिसने क्लास को कंटिन्यू नहीं पढ़ा, या फिर उसने छुट्टी मार ली होगी, या तो उसने छुट्टी मार ली होगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? अभी हमने पढ़ा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का फाउंडर कौन था? संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर संस्थापक। आप क्या कहेंगे भैया? संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे संस्थापक था महापदम नंद। महापदम नंद। बताएं, महापदम नंद ने किसकी हत्या की थी? अब यहां पर बात आती है, अंतिम पूछा गया है। अंतिम कौन था? तो भैया धनानंद था। कौन था जी? इसको धनानंद लिखते हैं, इसको धनानंद लिखा जाता है, धनानंद। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 बीसी किस वंश का शासक था? क्या पेशवा था, क्या मुगल था, क्या मेवाड़ था? आप कहेंगे मौर्य वंश का शासक था। मौर्य वंश का। एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है ये, एसएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र कौन था? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। कौन था जी? बिंदुसार। आप कहेंगे बिंदुसार है ये, बिंदुसार। ठीक है जी, बिंदुसार। अब बिंदुसार का बेटा था भैया कौन? अशोक। कौन था जी? अशोक था। कौन था? अशोक। तो सही आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए आगे बात कर लें, आगे बात कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, यहां तक तो सभी आंसर आप लोग दे रहे हैं। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो भैया चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है, चंद्रगुप्त प्रथम है। हमने पढ़ा है कि सम्राट अशोक, महान राजा सम्राट अशोक, पढ़ा है ना हम लोगों ने? तो सबसे ज्यादा चर्चा अशोक की होती है। क्या चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी चर्चा हुई? नहीं हुई। क्या बिंदुसार की इतनी चर्चा हुई? नहीं हुई। सबसे ज्यादा चर्चा हमने किस पे की? अशोक पे की। ठीक है, तो आप कहेंगे सर अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। क्या यहां तक आप लोग पढ़ लेंगे? चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने पढ़ने वाला पहला विद्वान था? मैंने कहा था अशोक के शिलालेखों की जो खोज होती है, खोज कब होती है? 1750 में। किसके द्वारा? टिफे थेलर। आप कहेंगे सर टिफे थेलर के द्वारा, टिफे थेलर। लेकिन भैया टिफे थेलर द्वारा तो खोज हो जाती है, पढ़ा किसने था इनको? पढ़ा किसने? 1837 में, 1837 में किसने पढ़ा था जी? आप कहेंगे सर जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया। क्या ये आंसर आप लोग नहीं कर पा रहे हैं? मुझे बताएं जरा, नहीं कर पा रहे हैं क्या ये आंसर आप लोग? कर रहे होंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अच्छी बात है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए पत्थर की सतहों पर अपने संदेश उत्कीर्ण करवाए थे? विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंग्रेस्ड हिज मैसेज ऑन स्टोन सफरेज ऑफ हिज सब्जेक्ट एंड ऑफिशियल? आप कहेंगे मैंने कहा था कि अभिलेख किसने लिखवाए थे, इनस्क्रिप्शंस किसके थे, रिकॉर्ड किसके थे? तो आप कहेंगे सर अशोक। इसी को तो हमने अभिलेखों का जनक कहा था, फादर ऑफ इनस्क्रिप्शन कहा था, कि अशोक ने ही अपने मैसेज, अपने संदेश, अपनी हिस्ट्री पत्थरों पर लिखवाई थी। ये हमने चर्चा की थी।
चलिए, तो आंसर आपने दिया है सी। नेक्स्ट, राजा अशोक की उस पुत्री का नाम क्या था जिसे उसने एक बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने की जिम्मेदारी दी थी? कौन थी जो श्रीलंका गई थी महेंद्र के साथ? कौन थी जो महेंद्र के साथ श्रीलंका गई थी? तो इसका सही आंसर प्लीज आप बताइए, कौन थी भैया? आप कहेंगे असंगमित्रा थी, मैंने बात ही नहीं की। पद्मावती तो पत्नी थी, ये चारुमती बेटी थी लेकिन ये गई नहीं थी। तो भैया कौन गई थी महेंद्र के साथ? आप कहेंगे भैया संगमित्रा। कौन? संगमित्रा। देवी के 3 बच्चे थे, अशोक की पत्नी थी देवी, देवी के 3 बच्चे थे, एक बेटा था महेंद्र, 2 बेटी थी संगमित्रा और एक चारुमती। ठीक है, दूसरी पत्नी थी उसकी कारुबा की, जिसका एक बेटा था भैया तीवर, और एक भैया बीवी थी उसकी पद्मावती, जिसका एक बेटा था भैया कुणाल, और कुणाल ही अशोक का उत्तराधिकारी बना था। क्या बना था? उत्तराधिकारी बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1837 में पहली बार ब्राह्मी लिपि को समझा? बताइए किसने? दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, इसने? तो आप कहेंगे जेम्स प्रिंसेप। मैंने कहा था अशोक के शिलालेख भारत में जो पाए गए थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे थे। अशोक के जो शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में पाए गए थे भारत में, खरोष्टी लिपि में पाए गए थे पाकिस्तान में, अरमाइक लिपि में पाए गए थे अफगानिस्तान में, और ग्रीक लिपि में पाए गए थे भैया मध्य एशिया यानी कि तुर्की में। ये मैंने आप लोगों को लिखवाएं या नहीं लिखवाएं कि भारत में कौन सी भाषा के अभिलेख पाए गए थे? तो भारत में ब्राह्मी भाषा के अभिलेख पाए गए थे, ब्राह्मी। आप कहेंगे भैया कौन सी? ब्राह्मी अभिलेख पाए गए थे। पाकिस्तान में कौन से पाए गए थे? तो आप कहेंगे खरोष्टी में पाए गए थे। किस में? खरोष्टी, खरोष्टी में पाए गए थे। चलिए, अब बात होगी भैया, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में कौन से पाए गए थे? आप कहेंगे सर अफगानिस्तान में कौन से पाए गए हैं? अफगानिस्तान में भैया अरमाइक लिपि में पाए गए थे। किस में? अरमाइक लिपि में पाए गए थे। और भैया मध्य एशिया, मध्य एशिया जिसे एशिया माइनर भी कहते हैं, एशिया माइनर भी कहते हैं, मध्य एशिया, एशिया माइनर। तो आप कहेंगे भैया तुर्की की बात हो रही है, तुर्की। यहाँ पर किसके? तो आप कहेंगे ग्रीक भाषा में पाए गए थे, ग्रीक लिपि में पाए गए थे। क्या इतनी चीजें मैंने आपको लिखवाई है ना? बिल्कुल लिखवाई हैं, और सारी चीजों को आपको मैंने याद भी कराया है। चलिए, नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया? बताइए, क्या संस्कृत लिखी हुई थी? मैंने संस्कृत की चर्चा ही नहीं की। मैंने गुरुमुखी की चर्चा की, मैंने देवनागरी की चर्चा की? नहीं, मैंने केवल ब्राह्मी की चर्चा की। मैंने केवल किसकी चर्चा की थी? ब्राह्मी लिपि की चर्चा की थी। तो भैया अशोक के अभिलेख पर किसकी चर्चा हुई? ब्राह्मी की। माइनर एशिया, मध्य एशिया, एशिया माइनर एक ही नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? आप कहेंगे सर मौर्य साम्राज्य की राजधानी। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए। हाँ जी, देखा ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, लाजवाब। आगे है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी। आप कहेंगे भैया पाटलिपुत्र। कहां पर है जी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, चलिए पाटलिपुत्र में। तो आप कहेंगे सर पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? कौटिल्य, कौटिल्य को हम किस नाम से जानते थे? आप कहेंगे सर इनका बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। ठीक है, क्या नाम था? विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र यहां पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अर्थशास्त्र इन्होंने लिखी थी। अच्छा, इंडिका किसने लिखी थी? आप कहेंगे मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज ने। क्या इतनी चीजें आप लोग पढ़ लेंगे? मेगास्थनीज ने की थी। चलिए, सिंपल सी चीजें हैं, इनको आप लोग पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है भैया ब्राह्मण साम्राज्य की। अब हम बात करेंगे ब्राह्मण साम्राज्य की। ब्राह्मण साम्राज्य, या ऐसे कह लें कि मगध में 3 राजवंश और थे। जैसे कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आएगा शुंग वंश। कौन सा वंश आएगा? शुंग वंश आ जाएगा। शुंग वंश के साथ, शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, और कर्ण वंश के बाद आ जाएगा जी कौन सा? कर्ण वंश के बाद आ जाता है भैया जिसका नाम है, जिसका नाम है सातवाहन वंश। क्या नाम है जी? सातवाहन वंश। अब क्या हुआ कि पुष्यमित्र शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने
मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बृहद्रथ की हत्या कर दी। और बृहद्रथ कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और पुष्यमित्र शुंग ने ही अपने एक नया राजवंश चलाया, जिसका नाम था शुंग वंश। ठीक है, बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो हाथ से लिखकर पढ़ा दूंगा, क्योंकि जो बड़े टॉपिक होंगे उन्हें हम पीडीएफ से लिखकर पढ़ेंगे। हम बात करेंगे भैया ब्राह्मण साम्राज्य की। ब्राह्मण साम्राज्य, ब्राह्मण साम्राज्य में हम तीन राजवंश पढ़ेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य में हम तीन राजवंश पढ़ेंगे। ठीक है, जो बहुत बड़े टॉपिक होंगे जैसे मौर्य था उसे हम पीडीएफ से पढ़ेंगे, जो छोटे छोटे होंगे उन्हें हम हाथ से लिखकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ब्राह्मण, आप कहेंगे ब्राह्मण एम्पायर। ठीक है जी, ब्राह्मण एम्पायर की बात हम लोग करेंगे। ब्राह्मण एम्पायर की बात हम लोग कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जी तीन राजवंश। इसमें हम तीन राजवंश पढ़ेंगे। एक होगा शुंग वंश, एक होगा जी शुंग वंश। शुंग वंश को हम शुंग डायनेस्टी के नाम से जानेंगे। शुंग डायनेस्टी किसके नाम से जानेंगे? शुंग डायनेस्टी के नाम से जानेंगे। एक है जी कण्व वंश। कौन सा भैया? कण्व वंश। इसे हम किस नाम से जानेंगे? तो इसे हम कण्व वंश के नाम से, डायनेस्टी के नाम से ही जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? डायनेस्टी के नाम से ही जानेंगे। एक और है भैया, एक और यहां पर होगा जिसका नाम है सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश है। इसे मैं बहुत शॉर्ट में कराने वाला हूं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा डीप तो आएगा नहीं, तो नॉर्मल ही पूछा जाता है। मैं यहां पर सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, इसको मैं बहुत शॉर्ट में आपको करा दूंगा। देखिए शुंग वंश की अगर मैं बात करता हूं कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, शुंग वंश की बात कर लेते हैं। शुंग वंश की बात कर लेते हैं कि शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था कि भैया मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। किसकी हत्या कर दी? बृहद्रथ की हत्या कर दी। इसका जो संस्थापक है शुंग वंश का, संस्थापक कौन था? आप कहेंगे सर संस्थापक कौन था? फाउंडर कौन था? फाउंडर, आप कहेंगे सर फाउंडर कौन था इसका? फाउंडर था जी पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया था? इन्होंने मौर्य वंश के अंतिम शासक, यहां लिखना मौर्य वंश के अंतिम शासक, मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। अंतिम शासक, अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी। किसकी हत्या कर दी? बृहद्रथ की हत्या की। किसकी हत्या की? बृहद्रथ की हत्या की। और एक नए वंश को जन्म दिया, शुंग वंश को। किस वंश को जन्म दिया? शुंग वंश को। और इस वंश की जो राजधानी थी, इस वंश की जो राजधानी थी, वो राजधानी कौन सी थी? इस वंश की कैपिटल कौन सी थी? आप कहेंगे सर कैपिटल कौन सी थी? कैपिटल थी भैया विदिशा। कौन सी कैपिटल थी? विदिशा। आप कहेंगे सर विदिशा किसकी राजधानी थी? तो शुंग वंश की राजधानी हुआ करती थी विदिशा। कौन सी थी जी? विदिशा। चलिए अब बात करेंगे भैया विदिशा कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन है? आप कहेंगे सर अंतिम शासक कौन होगा शुंग वंश का? अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन होगा शुंग वंश का? लास्ट रूलर है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? देवहूति। क्या नाम है जी? लास्ट रूलर का नाम क्या होगा? देवहूति। अब देवहूति की हत्या किसने की थी? आप कहेंगे भैया देवहूति की हत्या किसने की है? आप कहेंगे कौन है? चलिए बता दीजिए जल्दी से। तो वो होगा भैया वसुदेव। कौन होगा जी? वसुदेव। आप कहेंगे यहां पर देवहूति। कौन? देवहूति।
ऐसे करके लिख लेंगे देवहूति। अब देवहूति की हत्या कर देगा कोई, देवहूति की हत्या कौन करेगा? जो कर्ण वंश का संस्थापक होगा। सर मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था। भैया मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। मैंने अभी यहां पर भी लिखवाया है, मैंने यहां पर भी आप लोगों को बताया। भैया कैसी बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। मौर्य वंश का लास्ट रूलर कौन है? बृहद्रथ है। कौन है जी? बृहद्रथ। मैंने यहाँ लिखवाया है, मैंने बोला है आप लोगों को, उसके बावजूद भी आप ऐसे बात कर रहे हैं तो गड़बड़ वाली बात है भाई, ये तो गड़बड़ वाली बात हो जाएगी। चलिए देवहूति। अब देवहूति की हत्या कौन करेगा? देवहूति की हत्या कर दी थी, हत्या कर दी। मर्डर किसने कर दिया था? मर्डर आप कहेंगे सर इसका मर्डर कर दिया था वसुदेव ने। किसने? वसुदेव ने। जब वसुदेव ने देवहूति की हत्या कर दी तो वसुदेव ने भैया कर्ण वंश की स्थापना की। कि इसका संस्थापक कौन है? कि इसका संस्थापक कौन था कर्ण वंश का? कर्ण वंश का संस्थापक जिसका नाम है भैया वसुदेव। क्या नाम है जी? वसुदेव। वसुदेव ने किसकी स्थापना की थी? कर्ण वंश की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? कर्ण वंश की स्थापना की है। चलिए किस वंश की? कर्ण वंश की स्थापना कर दी। ठीक है भैया, किसकी? कर्ण वंश की स्थापना कर दी। लिख लेंगे जी। चलिए बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो आप कहेंगे सर वसुदेव है। क्या है? वसुदेव। अब वसुदेव ने भैया स्थापना कर दी, वसुदेव ने स्थापना कर दी देवभूति की। देवभूति कह लें, देवभूति कह लें, एक ही बात हो जाएगी। अब बात आगे भैया ये मुझे बताएं कि भैया कर्ण वंश में केवल 4 राजाओं ने शासन किया था, 4 शासकों ने शासन किया, 4 शासकों ने शासन किया। ठीक है, 4 रूलर्स, 4 रूलर्स। कौन कौन से हैं जी 4 रूलर्स? आप कहेंगे सर 4 रूलर्स कौन कौन हो जाएंगे? तो इसमें अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले जो राजा था उसका नाम था वसुदेव। क्या नाम था जी उसका? वसुदेव। सबसे पहले वसुदेव ने शासन किया। वसुदेव के बाद जो शासन किया था उसका नाम था भूमि मित्र। क्या नाम था? भूमि मित्र। आप कहेंगे भूमि मित्र ने शासन किया। भूमि मित्र के बाद जो राजा बना उसका नाम था नारायण। क्या नाम था जी? नारायण। नारायण। और इस वंश में जो अंतिम शासक था चौथा, अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन था इस वंश का? तो लास्ट रूलर था जिसका नाम है भैया सुशर्मा। क्या नाम है जी? सुशर्मा। अब सुशर्मा कह लें या सुशर्मन कह लें? सुशर्मा या सुशर्मन? सुशर्मन। अब सुशर्मन की हत्या कौन करेगा? सुशर्मन की हत्या, सुशर्मन की हत्या किसने की थी? सुशर्मन की हत्या कौन करेगा? सुशर्मन की हत्या करेगा भैया, इसकी हत्या किसने कर दी थी? सिमुक ने। किसने? सिमुक। सिमुक द्वारा हत्या कर दी। किसने? सिमुक ने। और सिमुक ने एक नए वंश को जन्म दिया, सातवाहन वंश को। कि भैया सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। कौन था जी? सिमुक था। ऐसे करके आप याद करके लिखें सिमुक। सिमुक ने किस वंश की स्थापना की थी? सातवाहन वंश की। सातवाहन वंश की राजधानी क्या थी? राजधानी क्या थी? आप कहेंगे सर इसकी राजधानी, कैपिटल क्या थी? कैपिटल बताइए जी। तो आप कहेंगे प्रतिष्ठान या पैठान। क्या हो जाएगी जी कैपिटल? प्रतिष्ठान या पैठान। आप कहेंगे जी प्रतिष्ठान या पैठान। आप कहेंगे प्रतिष्ठान कह लें या इसको पैठान कह लें? प्रतिष्ठान या पैठान। यहां पर आप लोगों को याद रखनी है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, बहुत शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में समझा देता हूं। चलिए
नहीं विशाल राव जी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ ली है, अगर आपके नोट्स कंप्लीट हैं, तो आपको बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप उन्हीं का रिवीजन करते रहिए। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि सर ब्राह्मण साम्राज्य में 3 वंश आ गए मगध में, जैसे कौन कौन से? शुंग वंश आ जाता है, कण्व वंश आ जाता है, कौन सा आ जाता है जी? शुंग डायनेस्टी आ जाती है। आप कहेंगे कौन सी डायनेस्टी आ गई? शुंग डायनेस्टी आ गई। इसके साथ कण्व, इसके बाद कौन सी? कण्व, कण्व के बाद सातवाहन वंश। कौन सा? सातवाहन वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने किसकी हत्या की थी? बृहद्रथ की हत्या की थी। किसकी हत्या की थी जी? बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। बृहद्रथ कौन था? शुंग वंश का अंतिम शासक। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? विदिशा थी। क्या थी? विदिशा। हमने पढ़ा कि ब्राह्मण साम्राज्य में शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या की, और शुंग वंश की राजधानी विदिशा थी। शुंग वंश का अंतिम शासक देवहूति था। देवहूति की हत्या वसुदेव ने कर दी। वसुदेव ने एक नए वंश को जन्म दिया जिसका नाम था कण्व वंश। कण्व वंश में 4 राजाओं ने शासन किया। कितने राजाओं ने शासन किया? 4 रूलर्स ने। वसुदेव था, भूमिमित्र था, नारायण था, और अंतिम शासक था जिसका नाम है सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सिमुक ने। अब ये सिमुक कौन है? ये सिमुक है जिसने सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। सातवाहन वंश की स्थापना कर दी, और इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पैठन को बनाया था। किसको? पैठन। चलिए हम बात करेंगे भैया, इस वंश का अंतिम शासक की बात होगी तो आप कहेंगे सर इस वंश का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से बताइए, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है? चलिए बताइए। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी, शानदार, लाजवाब। हाँ जी। अब बात करेंगे सर अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक, लास्ट रूलर कौन था? लास्ट रूलर कौन था? आप कहेंगे सर लास्ट रूलर था विजया। कौन था? विजया। लेकिन लेकिन ये ध्यान रखना, कहीं कहीं इसमें ये तो हो जाएगा करेक्ट, ये तो हो जाएगा करेक्ट, लेकिन कहीं कहीं श्री सतकर्णी बताया गया है। श्री सतकर्णी, श्री सतकर्णी को अंतिम शासक माना गया, जो कि गलत हो जाएगा। सही कौन सा हो जाएगा? विजया। कौन सा हो जाएगा? विजया। लिख लिया आप लोगों ने यहाँ पर? लिख लिया आप लोगों ने भैया? बहुत शानदार। तो यही सारी चीजें आप लोगों ने पढ़नी थी। ठीक है। हालांकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, लेकिन हमें पढ़ना नहीं। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसमें एक नाटक है मालवी का अग्निमित्रम। मालवी का अग्निमित्रम, जिसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम कहानी का जिक्र बताया गया है, लेकिन वो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो ये था आज का आपका। कल से हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है जी, गुप्त साम्राज्य पढ़ लेंगे। तो आशा करूंगा कि क्लास अच्छी लगी होगी सभी साथियों को, है ना। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो छोटे टॉपिक्स होंगे उन्हें मैं हाथ से लिख कर पढ़ाऊंगा, जो बहुत बड़े टॉपिक होंगे उन्हें मैं लिख लिख कर पढ़ाऊंगा। सॉरी, पीडीएफ प्लस रिवीजन से पढ़ाऊंगा। जैसे कि बहुत छोटा टॉपिक था कि भैया शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या की, शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवहूति। देवहूति की हत्या वसुदेव ने की थी। वसुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम शासक था सुशर्मा। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की। सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की, और सातवाहन वंश का अंतिम शासक विजया है। कौन सा है? विजया। अब आप लोग मुझे बताओ जी, कि क्या ये क्लास अच्छी लगी आप लोगों को? हाँ जी। हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया।
बहुत शानदार। अभिषेक यादव जी, बिल्कुल आपका सजेशन हम सर तक पहुंचा देंगे। ठीक है भाई अभिषेक यादव, बेटा खुद पर भी ध्यान दे लो, थोड़ा सा खुद पर भी ध्यान दे लो। कभी भी दूसरों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।